आप पूजे भी तब उनको, जिमाए भी तब उनको जब वो बचेगी। तो पहले बचाने वाले के लिए मुहिम, जो बच्चे नशे में जा चुके हैं उनके लिए इलाज क्या है। वो बच्चा एडिक्ट है, वो सिक है, वो बीमार है, वो केवल नशा इसलिए नहीं करा कि शुरुआत की होगी। हिमाचल के फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सबका स्वागत करता है आप सबका रेडियो दोस्त अनिल। और ये है हिमाचल प्रदेश के पहले कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको बहुत सी वीडियोस हम आपको दिखाते हैं, कई तरह के विषयों के साथ हम आपको अवगत करवाते हैं। और आज का जो खास कार्यक्रम है हमारा एक मुलाकात, इसमें बहुत से मेहमान हम स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। और जो आज के हमारे मेहमान हैं वो पेशे से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज की भलाई के लिए हमेशा ही वो लगे रहते हैं। और लिसनर्स कहते हैं कि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ होती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आजकल नशा बहुत पनप रहा है, यूथ डिप्रेशन में बहुत कुछ आगे जा रहा है, बहुत बड़ी सारी दिक्कत युवाओं के साथ हो रही है। तो ऐसे में कुछ एक ऐसी संस्थाएँ हैं जो आगे आती हैं। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति एक ऐसी एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, जो इन तरह के विषयों पर काम करती हैं। तो किस तरह की ये एनजीओ है, क्या कुछ होता है, ये आज तमाम सवालों के जवाब हम जानने वाले हैं हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के स्टेट सेक्रेटरी सत्यवान पुंडीर जी से। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अनिल जी। सर, सबसे पहले आपकी एनजीओ के बारे में ही हम जानना चाहेंगे, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के बारे में थोड़ा बताएं। ठीक है अनिल जी, एक तो हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ये एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है जी। इसलिए हम इसे एनजीओ कम मानते हैं और आंदोलन का हिस्सा ज्यादा मानते हैं। उसका कारण ये है कि एनजीओ हमारे शब्द में, हमारे नजर में एक बड़ा छोटा शब्द है, बड़ा छोटा रूप है उसका, क्योंकि बहुत सारी जो एनजीओज हैं डेफिनेटली वो रजिस्टर्ड होती है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी रजिस्टर्ड है 1860 एक्ट के तहत। 2006 में जो प्रदेश का कानून बना उसमें इसकी रजिस्ट्रेशन जो है हुई है। लेकिन एनजीओ जो ज्यादातर फंड ओरिएंटेड होती है, जो हमारे नजर में है कि किसी इशू के लिए आपके पास फंड आया, पैसा आया, आपने काम किया, जब वो खत्म हो गया तो फिर अगले इशू पे आप चले जिसके ऊपर आपको पैसा आया, फंड आया, उस पर आपने काम किया। ज्ञान विज्ञान समिति एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है जो पूरे देश के अंदर चला, देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा है। और इसकी शुरुआत हम मानते हैं 1987 से, क्योंकि हमारे देश में एक बड़ी घटना घटी थी 1984 में, 1984 के अंदर, जिसको हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, भोपाल गैस त्रासदी। वो एक अपने आप इतनी बड़ी घटना थी जिसने हमारे देश के वैज्ञानिकों को, हमारे देश के बुद्धिजीवियों को, हमारे देश के जो शिक्षाविद थे उनको एक हिला के रख दिया, एक उनके अंदर सवाल पैदा कर दिया कि जो विज्ञान का एक रूप है वो किस रूप में। और हमने पढ़ा भी है स्कूलों के अंदर, आप देखते हैं कि ये वरदान है या अभिशाप है। तो ये इसका दोनों, और वहाँ जो साइनाइड गैस का जो रिसाव हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, वहाँ के आंकड़े तो बताते हैं कि वो 30,000 से ज्यादा लोग थे जो मारे गए थे, लेकिन सरकारी आंकड़े शायद कम आए होंगे। तो उसके पीछे कुछ सिंपल रीजंस थे, कई सारे सवाल थे, मैं ज्यादा लंबी बात उस पर नहीं करूंगा। लेकिन एक तो वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थी जिसकी वहाँ फैक्ट्री लगी थी, और उसके जो रूल रेगुलेशन जो पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए जो मापदंड अपनाए जाने चाहिए थे वो उस रूप में नहीं अपनाए थे। क्योंकि अगर कभी वो गैस का रिसाव होता तो क्या करना चाहिए था उस समय, और उसका साइंटिफिक मेथड ये था कि अगर आप वो गैस 2-2.5 फुट ऊपर चलती है जमीन से, और अगर आप उस समय गीला तौलिया मुंह पे रख के जमीन पे लेट जाते लोग, अगर उनको पहले पता होता तो शायद उतनी कैजुअलिटीज ना होती। तो वो अपने आप एक बड़ा सवाल था कि लोगों को उस दिशा में जागरूक क्यों नहीं किया गया, हजारों लोगों की कैजुअलिटीज क्यों हुई। और आज भी जो कई बच्चे जो हम देखते हैं 90s के दशक में, 2000 के दशक में भी ये बातें सामने आई कि अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके अंदर अभी भी विकार आ रहे हैं, वो क्योंकि उनके बाओं माएँ जो बच्चे को जन्म दे रही है वो अंश कहीं ना कहीं मौजूद थे उसके अंदर। तो इससे एक सवाल पैदा हुआ और फिर बुद्धिजीवी इकट्ठे हुए, वैज्ञानिक इकट्ठे हुए पूरे देश के, और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क। और वो शुरुआत हुई थी 26 ऑर्गेनाइजेशन, 26 संस्थाओं से शुरुआत हुई थी देश के अंदर, जो विज्ञान को प्रमोट करने के लिए काम कर रही थी, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने और वैकल्पिक विज्ञान को लोगों में ले जाने के लिए कि वैकल्पिक टेक्नोलॉजी किस रूप में हम लोगों तक ले जा सकते हैं, और कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को लेकर के काम कर रहे थे। तो 3 धाराएं उसके अंदर मुख्य रूप से थी और उसमें यह काम आगे बढ़ा। लेकिन एक बड़ी घटना उस समय के बाद जो ज्ञान विज्ञान समिति के इतिहास में घटी वो ये थी कि 1988 में, 1988 के अंदर देश के अंदर कुछ मिशन सेटअप हुए, और उसमें से एक मिशन जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था। क्योंकि बड़ी समस्या हमारे सामने 1981 की जनगणना की थी कि लगभग देश में उस समय
आधे के आसपास लोग, आधे लोग जो मतलब 50% के आसपास लोग जो है निरक्षर थे, अच्छा। इलिटरेट थे। अब उनको साक्षर करने का एक बड़ा जिम्मा सरकार के पास था, तो इसलिए वो जो मिशन सेटअप हुआ, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, उसके अंदर ये फील हुआ कि इसमें स्वयंसेवीपन कैसे आए, कि ये एक मिशन अगर है तो ये वॉलंटियरिज्म कैसे आए इसके अंदर। और फिर उसको जो ये ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क का एक ढांचा था, उसमें से मिशनरी लोगों को देखा गया, ढूंढा गया और उनको अप्रोच किया गया सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और फिर एक साक्षरता मिशन के साथ साथ एक वॉलंटियरिज्म पैदा करने के लिए भारत ज्ञान विज्ञान समिति का एक गठन किया गया, उसको बनाया गया और उसको फिर पूरे देश में साक्षरता अभियानों की श्रृंखला में जोड़ा गया। जी, ये तो आपने सब कुछ बताया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या कुछ हो रहा है। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति 16 इकाई की अगर हम बात करें, तो जो हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति है, फिलहाल कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, कौन कौन से क्षेत्र में काम कर रही है? जी, अनिल जी, इसमें जो प्रोजेक्ट वाली बात है, एक तो साक्षरता का परियोजना थी, सरकारी परियोजना थी। हिमाचल में तो 1991 में शुरू हुई है, 1991 में 14 जून को यहाँ पर उसमें राष्ट्रपति महोदय उस समय के आए थे, श्री आर वेंकटरमन, और उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से इसका आगाज किया और उसके बाद ये पूरा अभियान बना। लेकिन उस समय भी ज्ञान विज्ञान समिति की एक भूमिका रही शुरू में कि लोगों को किस रूप में पढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाए, क्योंकि वैसे लोग नहीं पढ़ेंगे। उसमें जो परियोजना थी, परियोजना में जो खर्च का प्रावधान था, वो जहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग देनी थी या मटेरियल प्रोवाइड करना था, वहां तक तो प्रोविजन था। लेकिन जहां पढ़ना और पढ़ाना था, पढ़ने वाले को भी पढ़ाने वाले को भी कोई इंसेंटिव नहीं था। ये पूरे अभियान की, मिशन की एक सोच थी। और कारण इसके पीछे था कि अगर लोग मोटिवेटेड होंगे, पढ़ाने जो पढ़ा रहे हैं निरक्षर को या असाक्षर को, तो उनका त्याग, उनका सेक्रीफाइस वो मोटिवेट करेगा उनको क्लास में लाने के लिए। क्योंकि बड़ा इशू ये था उस समय कि बहुत लोगों में ये सवाल भी आया, कहावत भी सामने आई कि 8 के नहीं पढ़े तो 60 के क्या पढ़ेंगे, ये लोगों ने बोला उस समय। और बात भी सही थी कि भाई अगर उस समय क्लास में नहीं जा पाए, कक्षाओं में नहीं जा पाए, स्कूल नहीं जा पाए, क्योंकि स्कूल कम थे, ज्यादातर महिला जमात, महिला का जो हिस्सा था हमारा, वो निरक्षर रहा था, क्योंकि महिलाओं को कम मौके मिले और वो घर से बाहर जाने की आज़ादी, उनकी लिबर्टी, स्कूल दूर दूर होने, तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई थी, तो वो नहीं पढ़ पाए थे। इसलिए वो जो साक्षरता अभियान ने एक मंच दिया, एक मौका दिया, लेकिन उसमें भी स्वयंसेवीपन जो था नीचे, उसको कैसे एक्सप्लोर करना, कैसे उसके अंदर मोटिवेशन जगाना, तो ये अपने आप में वो परियोजना का हिस्सा जरूर था, लेकिन निचले स्तर पे नहीं था। और वहां जरूरत पड़ी थी ज्ञान विज्ञान समिति जैसे ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसे आंदोलन की, ऐसे सामाजिक संगठनों की, कि ये मदद करें और लोगों को मोटिवेट करें और उनको आगे लाएं। तो एक मॉडल शिमला के आसपास की 15 पंचायतें शुरू में थी, बाद में 3 पंचायतें और जुड़ी, 18 पंचायतों का एक मॉडल बना, जिसको एक्शन रिसर्च मॉडल उसमें कहा गया। और उसने एक सरकार को सुझाव दिए, जहां पर करके बताया कि कैसे साक्षरता को ग्राउंड स्तर पे, जमीनी स्तर पे इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसको रूप दिया जा सकता है। तो वो साक्षरता अभियान वहां शुरू हुआ। हालांकि उसके लिए भी क्योंकि पैसा था नहीं, जो लोग थे वो स्वयंसेवी रूप से, मिशनरी रूप से जुड़े हुए लोग थे, और उन्होंने कुछ चंदा इकट्ठा किया, कई एसोसिएशन से मिले, वहाँ होटलेज एसोसिएशन थी, उनसे मिले, कई और संगठनों से मिले, लेकिन कहीं से पैसा कुछ आया, कहीं रिश्तेदारों से पैसा आया, फिर एक किताब छापी पहला कदम के नाम से, और वो शुरुआत की। बाद में जब सरकार को सुझाव दी कि इस तरह से पढ़ाई हो सकती है, वातावरण निर्माण किया गया। वो वातावरण निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, जिसको हम कला जत्था के माध्यम से, कल्चरल ग्रुप के माध्यम से, जो नुक्कड़ नाटक और गीतों के माध्यम से, फोक मीडिया के माध्यम से लोगों में एक संदेश देने का काम करता है, और उससे एक मोटिवेशन का काम होता है। तो वो सब चीजें की, और वो एक सफल मॉडल के रूप में उसको हम कहेंगे, जो बाद में सरकार ने फिर उस वॉलंटियरिज्म को, स्वयंसेवीपन को अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया, और पूरे हिमाचल प्रदेश में वो एक ही प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए बना, जो देश के अलावा था। बाकी जिलों में, सब जिलों में, पूरे देश के अंदर डीसी ओरिएंटेड मॉडल बने हो, हर जिला के लिए अलग अलग मॉडल बना, अलग अलग परियोजनाएं बनी, लेकिन हिमाचल में उस समय पूरे प्रदेश के लिए 12 के 12 जिलों के लिए एक परियोजना के रूप में उसमें काम किया गया। तो ये जो परियोजना थी, और जो आपने सवाल किया कि और क्या परियोजनाएं, ज्ञान विज्ञान समिति जो परियोजनाएं कई बार ली उसने, लेकिन वो अपनी शर्तों के आधार पे और अपने उद्देश्यों के आधार पे, क्योंकि मुख्य रूप से ज्ञान विज्ञान समिति का उद्देश्य है कि लोगों में जागृति पैदा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, और एक ऐसा समाज को आगे बढ़ाने का, एक विकसित करने की दिशा में काम करना, जो एक सौहार्दपूर्ण तरीके से, एक शांतिप्रिय तरीके से, और एक मिलजुल करके और आपसी भाईचारा एकता बना करके आगे बढ़े, उस समाज की दिशा में इसका एक प्रयास था। कुछ एक साल पहले एक कैंपेन चला था, खेती बचाओ, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, ये अभियान हिमाचल प्रदेश के अंदर तो
2003 के बाद हम इसको देखते हैं, 2003-4 में इसको शुरू किया गया था, क्योंकि वो एक बड़ा सवाल था साक्षरता अभियान में, जहां पर भी ये चर्चा होती थी कि इसमें बड़े लोग जो है वो उनको पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है, बड़े लोग आगे आए और उन लोगों ने बोला कि हम पढ़ तो लेंगे, पढ़ भी रहे हैं और पढ़ भी गए हैं काफी हद तक, जो हमने ये जो न्यूमरेसी स्किल्स है, लिटरेसी स्किल है, हमने सीखी है। लेकिन आज हमारे सामने सवाल है खेती बाड़ी का, जो हमारी फसलें हैं वो नहीं बच रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की खेती है, एक तो वर्षा के ऊपर निर्भर करती है, यहाँ पर जो सिंचाई के साधन है वो बहुत कम है। लगभग अगर हम अपनी जमीन देखें तो आज भी हमारे पास 20% से ऊपर खेती में सिंचाई नहीं होती है, वो 17-18% का ही आंकड़ा है। तो उस दिशा के अंदर क्या किया जाए, और जो अभी हमारे पास पैदावार होती है, हम सूखी खेती में या सब्जी बेमौसमी सब्जियां भी उगाते हैं लोग, लेकिन वो मार्केट में जाकर के फिर उसमें जो बीच में आपके मिडिल मैन है या जो कमीशन एजेंट्स है, आड़तिए हैं, वो वहां पर लूट होती है। या जो हमारे पास नेचुरल स्थिति है कि वहां पर अगर फसल बच भी जाए तो जंगली जानवर उसको नष्ट कर रहे हैं, तो उससे कैसे बचाया जाए। तो वो एक इशू आया कि इन जंगली जानवरों का, जिसका कि सरकार को मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार हमको क्या दे पाएगी अगर हमारी खेती की रक्षा नहीं कर पाएगी, या हमें बढ़िया जो अवसर है खेती में उसको प्रमोट नहीं कर पाएगी, तो हमें रोजगार तो नहीं इतने ज्यादा, तो इसलिए हमें कैसे अपने आजीविका को आगे बढ़ाएंगे, उस दिशा में ये जो एक प्रयास था, तो ये लोगों में एक अभियान का रूप तब बना जब इसमें हमने बहुत सारी रिसर्चेज की कि किससे खेती नष्ट हो रही है। और उस समय मुख्य रूप से जो जंगली जानवर, उसमें बंदर मुख्य रूप से थे जो फसलों को नष्ट कर रहे थे, उसमें जंगली सुअर भी थे, कई एरियाज के अंदर जो ये नील गाय जिसको बोलते हैं, ब्लू बुल जिसको बोलते हैं, ये बारहसिंगा की श्रेणी की प्रजाति के जानवर हैं, ये फसलों को नष्ट करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभा रहे थे। तो इनके ऊपर पूरे देश में अलग अलग जो शोध संस्थान है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर जा जाके हमारे लोगों ने रिसर्च किया और फिर पाया कि इनके लिए वैकल्पिक प्रावधान है। और हमने 6 सूत्रीय मांग पत्र एक सरकार को भी दिया कि ये 6 मुद्दों पर आपको एक साथ प्रयास करने पड़ेंगे, कि जहां पर 1978 की एक पॉलिसी थी जिसमें बंदरों को हम विदेशों में बायोमेडिकल रिसर्च के लिए एक्सपोर्ट करते थे, वो पॉलिसी 1978 में बंद हो गई थी कई कारणों से, लेकिन उसको खोलने की हमने मांग की कि अगर इनको बाहर भेजेंगे तो उससे पैसा भी आएगा। जो एक बंदर के ऊपर उस समय 2-2.5 लाख रुपया पर बंदर के हिसाब से पैसा मिलता था, तो वो रेवेन्यू आएगा, उससे लोगों की खेतों की रक्षा हो सकती है। और उसके अलावा जो दूसरी चीजें इस खेती के अंदर है कि ये प्लांटेशन कैसी हो, केवल चीड़ की ना होकर के, मोनोकल्चर ना होकर के, जो आपके ब्रॉड लीव्स की पत्तियां हैं, चौड़े पत्ते जिसको जानवर खा सकते हैं, वो लगाए जाएं। फिर उसके अलावा आपको ऐसी सेंचुरी स्थापित करनी है जहां पर इन बंदरों को डिसलोकेट करके यहाँ से और वहां रखा जाए, इनके लिए खाने के लिए वहां प्रावधान किया जाए। तो ऐसी ऐसी चीजें उसमें शामिल थी। फिर मनरेगा प्रोग्राम चला हुआ था उसके, तो उसके अंदर प्रोविजन किया जाए कि लोगों को रखवाली के लिए जो है और उनको जुगवाली के लिए भी पैसे का प्रावधान करेंगे। तो जो बाद में कई के प्रावधान हुए उसके अंदर, लेकिन वो एक बड़ा अभियान बना और खेती बचाओ के नाम से कि खेती कैसे बचे। पर उसके साथ साथ एक दूसरा अभियान था जो मिल के चला 2001 के बाद, एक हमारे प्रदेश के अंदर जो ये कन्या भ्रूण हत्याएं, जिसको हम सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन के नाम से देखते हैं, वो एक बड़ा आंकड़ा सामने आया कि जो बेटियां हैं उनको हम गर्भ में गिरा रहे हैं। क्यों? कि एक मानसिकता काम कर रही है उसके अंदर कि ये जो समाज है हमारा, उसमें बेटी की प्रेफरेंस है, बेटा उसमें होना चाहिए क्योंकि वंश आगे बढ़ेगा, जमीन का विरासत वो होगा, देखभाल बुढ़ापे की वो करेगा। तो इन कंसेप्टों के साथ वो एक बहुत बीमारी बनाने और बुराई के रूप में आई थी, जिसको हमने अंडरस्टैंड किया, उसको एसेस किया और विभिन्न डिपार्टमेंटों में जाकर के उसकी स्टडी की, आंकड़ों का देखा। और एक आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट उस समय सामने आया कि 1,85,000 बेटियां 2001 की जनगणना के अनुसार जिनको हम गर्भ में गिरा चुके हैं, और वो केवल अपने आप नहीं हुई है, उनको कॉन्शियसली जानबूझ करके मारा गया और ये समाज में इम्बैलेंस की स्थिति पैदा हुई। तो इसलिए इसके ऊपर भी एक अभियान चला जिसको बेटी बचाओ अभियान के नाम से हमने शुरू किया। और ये दोनों अभियान साथ साथ चले, एक तरफ से समाज के बैलेंस को बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए बेटी बचाओ अभियान, और जमीन की जो पैदावार, जो किसान की रक्षा और जो खेती को लेकर के खेती बचाओ अभियान। तो ये अभियान 2001 से बेटी बचाओ अभियान शुरू हुआ, 2003 के बाद खेती बचाओ अभियान शुरू हुआ, और ये लगभग 2008-9 तक 10 तक जो है ये अभियान चले। हालांकि आज भी हम बेटी बचाओ अभियान को जैसे नवरात्रों में कल्चरल कैंपेन करते हैं, सांस्कृतिक अभियान, ये जो बेटियों को पूजने वाली और कंजिकाओं को जिमाने वाला जो कंसेप्ट है, तो इसमें भी हम एक दृष्टिकोण को ले जाते हैं लोगों के बीच में कि आप पूजे भी तब उनको, जिमाए भी तब उनको जब वो बचेगी। तो पहले बचाने वाले के लिए मुहिम करनी पड़ेगी। हालांकि उसके बाद सरकारों के बहुत अच्छे प्रयास रहे और उन्होंने पूरा इसके ऊपर एक फोकस किया और ये अभियान आगे बढ़े, जिसमें बेटी अनमोल है करके उस समय का सरकार का अभियान शामिल रहा। तो ये चीजें जो है वो अभियानों को एक शक्ल में इसको ले गए। और अभियान हम इसलिए करते हैं ज्ञान विज्ञान समिति कि वो समाज का सभी तरह का जो हिस्सा है वो उसमें शामिल होता है।
नहीं तो फिर वो किसी एक संस्था का अभियान रह जाता है या कुछ लोगों का अभियान रह जाता है। इसलिए बेटी बचाओ अभियान में 28 संगठन हमने जोड़े, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक सब तरह की संस्थाएं इसमें शामिल की थी। और खेती बचाओ अभियान में 11 संगठन थे जो किसानों की रक्षा के लिए या किसानों के बीच काम करने के लिए जुड़े थे। सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है, आम जन लोगों के लिए ही वो होती है। चाहे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन की आप बात कर लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लीजिए, जो कि साल 2014 में शुरू हुआ था गांधी जी की जयंती पे। कहीं ना कहीं वो कैंपेन्स अभी तक वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं। जैसे आपने अभी आंकड़ा बताया मुझे कि 1,85,000 जो बेटियां थी वो गर्भ में उनको मारा जा चुका था, भ्रूण जो थे। जी। तो लोगों की इसमें सर इंटरफेरेंस कितनी बढ़ जाती है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट कितनी बढ़ जाती है कि किसी भी कैंपेन को अगर सफल करना है तो? अनिल जी, ये मुझे लगता है कि ये जो अभियान को शुरू कर रहे हैं या जो अभियान को चलाने वाले लोग हैं, ये उनकी अप्रोच पे, उनकी मंशा पे, उनके प्रयासों के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। अगर हमारी इंक्लूसिव अप्रोच है, सबको शामिल करने वाली अप्रोच है, सबको साथ लेने वाली अप्रोच है, तो डेफिनेटली हम उसको एक अभियान के रूप में और आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाएंगे। अगर वो उसमें फिर वो कई बार जैसे एनजीओ वाला जो कल्चर है कि हम उसको उसी रूप में करेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी और जितना उसके लिए साधन है, अगर उसी दायरे में देखेंगे तो समाज उतना ही शामिल होगा। लेकिन हमारे साथ ये ऐसा नहीं रहा। उसमें बहुत सारे अभियानों के अंदर, चाहे वो साक्षरता अभियान था, चाहे वो लाइब्रेरी अभियान था, उसके लिए भी हमने पढ़ने लिखने वाला अभियान किया था, या बच्चों के बीच में एक अभियान चलाया था 1994 और 5 के अंदर, ये जॉय ऑफ लर्निंग, कि बच्चों को पढ़ने में कैसे मजा आए, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसकी शायद आज भी जरूरत पड़ रही है। उसके बाद ये बेटी बचाओ अभियान, खेती बचाओ अभियान, फिर ऐसे कई अभियान, साक्षर भारत अभियान। इन अभियानों का रूप और इनका स्वरूप अगर हम देखें तो वो इस रूप में रहा कि समाज को, सबको शामिल करके ही हम आगे बढ़ेंगे, और लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा नहीं है, जहां महिलाएं हैं, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में इसमें जुड़ी, क्योंकि उनको लगा कि ये हमसे जुड़ी हुई समस्या है, चाहे पढ़ाई लिखाई वाली है, साक्षरता वाली है, और भी महिलाएं उसमें निरक्षर ज्यादा संख्या में थी। बेटी बचाओ अभियान में महिलाओं ने सोचा कि भाई ये तो हमारा अपना जीवन क्या है, हम कहाँ डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमने बच्चा पैदा करना है तो बेटा करना है कि बेटी करनी है, किस स्टेज में करना है, शादी कब करनी है, ये बहुत सारे सवाल उनके सामने थे। और हमने इसमें कुछ अलग तरह की चीजें भी की, जो सरकार विभागों के साथ मिलकर भी की, कि जो मटेरियल था, सामग्री थी, उसमें कि आप दादी बनेंगे तो क्या करेंगे, या आप दादी क्यों बनेंगे, आप पिता की भूमिका क्या है, मतलब उनके रोल की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके भी, कि वो समाज में किस रूप में अपनी भूमिका अदा करें, कि वो अगर बाप बनेंगे तो कैसा महसूस करेंगे, या क्या उनकी जिम्मेवारियां हैं। कुछ पोस्टर ऐसे निकाले कि बच्चा अगर पैदा होता है तो बच्चा एक खिलौना नहीं है, वो जिम्मेदारी है। मतलब 2 लाइनें थी उसमें कि बच्चा खिलौना नहीं, बच्चा जिम्मेदारी है। तो ये एहसास कराना कि बच्चे की जिम्मेदारी हमारे सामने क्या, परिवार के सामने, और कैसे उसका पालन पोषण एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में कैसे उसको आगे बढ़ाना है। तो ये अभियानों का स्वरूप इस रूप में रहा, जो व्यापक और इसमें समाज को शामिल करने वाले दिशा में ये आगे बढ़े, और लोगों की भागीदारी रही इसमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर रही। सर, जैसे समय आगे बढ़ता है, चैलेंजेस भी उसी तरह के सामने आते हैं। अगर आज के सिनेरियो में हम देखें तो नशा एक बहुत तगड़े रूप में उभर रहा है। सोलन जिला की हम बात करें, सोलन तो एक हब बन गया है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन संस्थान हैं, यूथ पूरे इंडिया का यहाँ पे है, नशा भी सबसे ज़्यादा है। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति किस तरह से इस दिशा में कदम उठा रही है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया अनिल जी आपने, क्योंकि आज की ये बर्निंग समस्या है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है अपने आप में। और नशे के ऊपर अगर हम देखते हैं, जो ज्ञान विज्ञान समिति का इतिहास, क्योंकि मैं तो संजौली में रहता हूँ बेसिकली, और वहाँ पे हम देखते हैं, उसको एक समय के ऊपर हब बोला जाता था। अभी पिछले कुछ समय तक जो है ये नाम था कि संजौली एक हब है। तो हम ओकेजनली इस अभियान में शामिल होते थे, लगभग 2000 या 90s के दशक में भी, जहाँ पर 31 मई तंबाकू निषेध दिवस मना लिया, या कोई सप्ताह मना लिया, कुछ इस पे चर्चाएं कर ली। लेकिन जब ये 2018-19 के अंदर ये थोड़ा इसमें इंटरवेंशन हमारा उस समय बढ़ा, जब ये सिंथेटिक नशा जो है, जो ये चिट्टा है, या जो ये जो आपका इंट्रावीनस ड्रग्स के माध्यम से जो बच्चे ले रहे हैं, ये नशा जब बढ़ा, और जिसमें लाइफ आपकी बहुत कम हो रही है, लाइफ स्पैन कम हो गया है, और बच्चों में जो इसमें इस तरह की, क्योंकि ये नशा शुरू होता है हमारा क्यूरियोसिटी के माध्यम से, जो टीन एज है हमारी, तो ये इस पे काम करने की बड़ी जरूरत है। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो ये इतना आगे बढ़ गया, उसमें जो सप्लाई है वो इतनी पीछे से, इसके अंदर जो हाथ है, जो हमारे ट्रेड का अपने आप में रूप है, वो बहुत बड़ा ट्रेड इसके अंदर काम कर रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस अपने आप में है। इसलिए वो जो प्रयास अभी हो भी रहे हैं, नो डाउट की गवर्नमेंट ने इस पे प्रयास किए, चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, चाहे हमारे डिपार्टमेंट है, चाहे बहुत सारी संस्थाएं भी है, वो सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, इसके अंदर अच्छे प्रयास कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन अभी जो हमें लग रहा है, जो 2019 के बाद हमने महसूस किया कि
कोऑर्डिनेटेड और कलेक्टिव एफर्ट की सबको साथ लेकर के सब, ये अभियान वाली शक्ल नहीं बन रही है। बिल्कुल। और अभी हाल ही में ये 8 सितंबर को राष्ट्रीय राज्य स्तर का सेमिनार इसमें किया था, अधिवेशन किया था। उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री आए थे। उनके सामने भी हमने ये बात रखी कि जब तक ये भी एक मिशन के रूप में शुरू नहीं होगा तो ये इस पे पार पाना, इसके ऊपर कंट्रोल करना या इसमें लोगों की भागीदारी को जोड़ना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? कि समाज के अंदर अभी ये एक कलंकित करने वाली स्थिति है, स्टिग्मा है समाज के अंदर, इसको स्टिग्मा माना जाता है। जो बच्चा नशा करेगा और या नशे में जा चुका है, एडिक्ट हो चुका है, उसको लोग जो है वो नशेड़ी की नजर से देखते हैं, जबकि हमें तो ये शब्द से ही परहेज है। हम इसमें ये नशेड़ी शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? कि वो बच्चा एडिक्ट है, वो सिक है, वो बीमार है, वो केवल नशा इसलिए नहीं करा कि शुरुआत की होगी उसने अपने अम्यूजमेंट के लिए, फन के लिए, लेकिन जब वो एडिक्ट हो गया तो वो दिमागी बीमारी का एक जो है वो मरीज बन गया है। और वो दिमाग जो हमारे न्यूरॉन्स है वो इस पे काम करते हैं, कैसे हमारे ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाता है, कैसे ये नशा जो है वो एक बर्बादी की दिशा में आगे बढ़ता है। तो इसमें हमारा जो युवा आज, क्योंकि ज्यादातर युवा हमारा क्यों वो टीनेज से काम करता है और उसका गेट वे जो है वो छोटा नशा, चाहे वो बीड़ी सिगरेट से लेकर के दारू से लेकर के, ये सब नशे उसमें एक रोल अदा करते हैं। एकदम चीता पे नहीं आएगा। आज की डेट में शायद कुछ नौजवान सीधे उसमें आ रहे हों क्यूरियोसिटी के चक्कर में, या उसको ग्लैमराइज भी कई बार किया जाता है। हमारी फिल्में देखो आप, हमारे उसमें जो जितनी भी आप देखते जाए, मैं तो पंजाब को भी इसमें कोट करूंगा, हालांकि एक टाइम में बहुत हाई लेवल पे था पंजाब में, पर हिमाचल हम उसके आसपास पहुंचने वाला है आज के दिन। तो वहां पर जो आप गाने देखेंगे, फिल्में देखेंगे, उसमें दो ही चीज आपको नजर आएगी, या आपको नशा नजर आएगा उसमें, या आपको उसमें पिस्टल नजर आएगी। तो ये वायलेंस और नशा कैसे इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्या? ये तो मैं चाहूंगा कि एक गवर्नमेंट को इस लेवल पे भी सोचने की जरूरत है। तो ये जो नशा है आज की डेट में, ये इतना भयंकर रूप बन चुका है और समाज में इसका अभी डिनाइल भी है, क्योंकि लोग बताना नहीं चाह रहे। क्योंकि सामने आने के लिए कि कैसे उसको छुड़वाया जाएगा, कैसे वो दूर होगा, कोई संस्थाएं, कोई संगठन, कोई सरकार के महकमे अभी वो रिलीफ देने की दिशा में अभी मुझे नहीं लगता कि अभी हैं। वो चिंताएं हैं, प्रयास हैं, लेकिन जब तक ये मिशन मोड में और सामूहिक रूप में नहीं बनेंगे, समग्र समाज को हम इसमें आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, उनको शामिल नहीं कर पाएंगे। और एक कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच, समग्र अप्रोच हमें इसमें अपनानी पड़ेगी, चाहे वो सप्लाई साइड को रोकने के लिए, चाहे डिमांड रिडक्शन के लिए, जो मांग है उसको कैसे हमने कम करना है, उसके साथ जो क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव पार्ट इसका वो इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नशे में जा चुके हैं उनके लिए इलाज क्या है? अभी आज के दिन में हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो 1 ग्राम पकड़ा गया, 2 ग्राम, 5 ग्राम पकड़ा गया, वो सीधे पकड़ के पेडलर के नाम उनको दे करके और सीधे जेल में डाले जा रहे हैं। उनमें से अधिकांश बच्चे एडिक्ट भी हैं। अब अगर वो एडिक्ट हैं तो उनको तो आवश्यकता डिटॉक्सिफाई करने की है, उनकी जरूरत तो डी एडिक्ट करने की है, उनको तो मेडिसिन की आवश्यकता है। तो वो, अब मुझे नहीं अभी मालूम, मैंने ज्यादा जेलों को स्टडी नहीं किया कि जेलों में किस तरह का ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है, लेकिन जो हमारे रिहैब सेंटर्स हैं, जो हमारे इस टाइप के डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, पहले तो सरकार के महकमे के अंदर अभी बहुत कम है, मेरे ख्याल 3-4 सेंटर हमारे पास अभी डी एडिक्शन सेंटर है सरकारी स्तर पे। बाकी ये प्राइवेट एनजीओ इसको चला रही है, और उसमें ज्यादातर लोग वो चला रहे हैं जो पहले खुद एडिक्ट थे, वो बाहर आकर के वो इसको चला रहे हैं, और कई तो भी सरकार ने बंद भी कर दिया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर अभी हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर हमें पार पाना है या इसके ऊपर चेक करना है, इसको कम करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास सरकारों के, और सरकारों को शामिल करना है, जनप्रतिनिधियों को, और साथ में शामिल करना है हमें अपने जो स्वयंसेवी संगठन है, जन संगठन है, डिपार्टमेंट्स हैं, सबको एक रूप में इसको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो आज हम अपने युवाओं को बचा पाएंगे। हमने भी नारा दिया है ज्ञान समिति में इसी रूप में कि युवा बचाओ, भविष्य बचाओ, क्योंकि हमारा भविष्य है ये। अगर हम आज चिंतित नहीं होंगे, आज इसके लिए ऐसे प्रयास नहीं करेंगे, तो कल तो बहुत देर हो जाएगी। और आज भी देख रहे हैं हम तो जिंदगियां कैसे कम हो रही है, कैसे खत्म होती जा रही है। तो इसको लेकर के एक बहुत समझदारी के साथ बहुत व्यापक योजना बनाने की जरूरत है। अभी हम इसको मुख्यमंत्री महोदय से डिस्कस करेंगे, और उनके माध्यम से प्रदेश के अंदर, क्योंकि प्रदेश हमारा छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, इस समस्या पे हम काबू पा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव जो योजना है और हमारा जो इसके अंदर प्रयास है वो कितना व्यापक इसमें बनता है, सबको शामिल करने वाला बनता है, उस दिशा में हमें इस पे प्रयास करने की आवश्यकता है। सर, बहुत सी जानकारियाँ आपने बताई अपने बारे में, अपनी एनजीओ के बारे में, नशे को लेकर खासकर आपने बड़ा अच्छा बताया कि सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। इन तमाम बातों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज, थैंक यू। जी व्यूअर्स, लिसनर्स, ये थे सत्यवान पुंडीर जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई है खासकर नशे को लेकर। और नशे को लेकर हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ भी इतना ही कहेगा कि आप सबको साथ लेकर चलें। अगर अपने सराउंडिंग में कोई ऐसे लोग देखते हैं जो नशे से एडिक्टेड हैं, कोई ऐसी अवैध गतिविधियां देखते हैं, तो वो पुलिस प्रशासन तक ज़रूर आप पहुंचाएं, ताकि हमारे हिमाचल, हमारे भारत देश को
नशा मुक्त बनाया जा सके। दीजिए इजाजत, नमस्कार।